व्हाट्सअप बच्चों, बेटा द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखो बेटा, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये जो आपका चैप्टर है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ होल बुक जो एनी फ्रैंक ने लिखी थी। और कहाँ लिखी थी? अपने हाइड आउट में, जब वो नाजीज के डर से एक एटेक के अंदर छुपे हुए थे, ठीक है। एंड दे रिमेन देयर फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 years, इवन मोर देन 2 years। एंड देर वर 8 persons, बट नन ऑफ देम कुड सर्वाइव एक्सेप्ट द फादर ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। बाकी सब मारे गए थे, लेकिन सब मारे गए थे वहाँ पर हाइड आउट उनका जो रिवील हो गया था, डिस्कवर हो गया था उसके बाद, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर जो आज आपके कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ये एक छोटा पार्ट दिखाया एनी ने, वो बताया कि कैसे वो डायरी राइटिंग अपनी शुरू करती है, ठीक है। और डायरी राइटिंग के अंदर उसने थोड़ा सा बताया इनिशियली अपने बारे में कुछ, और फिर उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर मेंशन किया है जब उनका रिजल्ट आने वाला था, और एक उसके जो टीचर थे उनके साथ उसकी कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो दिखाया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत इसके बारे में, एनी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे ये कहाँ पर गए छुपने, क्यों गए, रीज़न क्या था, कब गए, निकले कब, ये थोड़ा सा बता रखा है। बट आपका जो मेन चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो बोलती है कि मेरे जैसे बंदे के लिए राइटिंग डायरी बड़ा एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बिकॉज शी वॉज रियली वेरी रिजर्व नेचर्ड गर्ल अकॉर्डिंग टू हर। दूसरा, उसे लगता है कि डायरी में मैं क्या लिखूं, बट फिर वो आगे रीज़न भी देती है कि डायरी वो क्यों लिख रही है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old, ठीक है। अब वो कहती है कि मैं ये डायरी लिख रही हूँ, ना तो मैं पढ़ूंगी ना कोई और पढ़ेगा। वो चाहती भी नहीं कोई और पढ़े, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि एक 13-year-old गर्ल की जो मन की बातें हैं उसको कौन समझेगा, कौन उनमें इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब वो क्यों लिख रही है? बिकॉज देर आर समथिंग गोइंग ऑन इन हर माइंड, there are some secrets in her life which she couldn't share with anybody else, so she felt that writing a diary would be suitable to express her innermost feelings, ठीक है। आगे वो बोलती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो ऐसा क्यों बोलती है? वो बोलती है कि पेपर के ऊपर आप अपनी जो भी फीलिंग्स है आप अपनी लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आप किसी और को बताओगे तो वो सीक्रेट लीक हो सकता है। दूसरा, nobody will be able to understand your own feeling, nobody will be interested to know about your innermost feelings। कौन इंटरेस्ट लेगा? तो ये वो बोलती है कि लोगों को बताने से ज़्यादा अच्छा पेपर पे लिखना है, क्योंकि पेपर आपकी बात को आराम से सुनेगा। यू कैन राइट वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। अब वो ऐसे घर में बैठी हुई है, बोर हो रही है, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। वो सोचती थी घर में रुकूं या बाहर जाऊं। एक्चुअली एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था, जो ज्यूज थे उनके ऊपर नाजीज की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, एंड द टाइम वाज रियली वेरी बैड फॉर द पीपल ऑफ ज्यू रिलीजन, ठीक है। एक बात और थी बेटा, ये जो होलोकॉस्ट की एक टर्म है, होलोकॉस्ट टर्म यूज़ होती है उस सब के लिए, उस सारे इल ट्रीटमेंट के लिए जो ज्यूज के साथ करी थी नाजीज ने, ठीक है। कहाँ के ज्यूज? जर्मनी के और हॉलैंड के। अब ये जो एनी फ्रैंक है, शी वाज बोर्न इन जर्मनी एंड लेटर दे मूव टू हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड जिसका दूसरा नाम नीदरलैंड भी है। ये एक्चुअल में डायरी उसकी जो थी वो नीदरलैंड की लैंग्वेज में, डच में लिखी हुई है, ठीक है। ये आपके पास जो है वर्जन, ये ट्रांसलेटेड है, ठीक है। अच्छा बेटा, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। अब वो वहीं पर जहाँ बैठी हुई थी वहीं पर ही बैठी हुई थी, सोच रही थी कुछ। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिल स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। उसने बोला ये जो मेरी नोटबुक है जिसमें मैं जो अपनी फीलिंग्स लिख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कोई भी और पढ़े, ठीक है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। किसको पढ़वाना चाहती है वो? सिर्फ अपने किसी रियल फ्रेंड को। विद whom
she could share her innermost secrets. It probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो बताना चाह रही है आई डोंट हैव अ फ्रेंड. एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उसके फ्रेंड नहीं है, बट द काइंड ऑफ फ्रेंड विद whom शी कुड शेयर हर इनर मोस्ट फीलिंग्स, शी डजेंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड एट द मोमेंट. ठीक है. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. अब वो कह रही है कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में बिल्कुल अलोन. अलोन इन द सेंस वो ऐसे अलोन है कि उसके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके. कहने को तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो बात करती है, ऐसी नहीं बिल्कुल अलोन है, लिटरली अलोन है. एंड आई एम नॉट. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. उसके सिस्टर का नाम था मार्गोट, पापा का नाम था ओटो फ्रैंक, मम्मी का नाम था एडिथ फ्रैंक. एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. 30 people ऐसे थे जिनको वो अपना फ्रेंड बोल सकती थी. उसकी बहुत सारी आंट्स भी थी और अच्छा खासा घर था उसका, पापा का बिजनेस भी अच्छा था. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. फ्रेंड्स का मतलब है with whom you spend really good time, according to her. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't मतलब आम रोजमर्रा की बातों के अलावा वो कोई और बात अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाती थी. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. मतलब इतना क्लोज कोई भी फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद हम अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, एक दूसरे को बताते नहीं है. ये अपना फॉल्ट बता रही है वो. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. वो कह रही है जो लाइफ चल रही है ऐसी चलेगी और कोई चेंज भी नहीं होगा. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. इसलिए उसने डायरी लिखा जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. वो कहते हैं कि मैं ऐसी बातें नहीं लिखूंगी एकदम लिखने बैठ गई कि आज मैंने ये खाया, आज मैं यहाँ घूमने गई. ऐसा नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. उसने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? किटी. ठीक है बच्चों. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अब वो कह रही है मैं डायरेक्टली जंप करके लिखना शुरू कर दूँ तो कोई समझ नहीं पाएगा. तो मैं ऐसा करती हूँ कि लिखने से पहले थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ. तो वो पहले अपनी लाइफ के बारे में बताती है. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. वो कह रही है मैं अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता बट यहाँ पर बताना पड़ेगा. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. अपने फादर के बहुत क्लोज थी और पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अपने फादर को ही वो लाइक करती थी. ये एक पार्ट है, एक पूरी इसकी जो एक बुक बाद में पब्लिश करी थी, इसके फादर ने ही पब्लिश करी थी 1947 में. ठीक है बच्चों. और 44 में ये लोग वहाँ से रिलीज़ हुए थे. उसके बाद से इसके फादर ने 47 में इस डायरी को पब्लिश करवाया था. दूसरा, बाद में बहुत सालों तक ये डिबेट चलती रही कि ये एनी फ्रैंक ने नहीं लिखी है, इसके फादर ने लिखी है सारी चीज़ें. ठीक है, बट वो डिबेट का टॉपिक है. अच्छा जी, अब वो बता रही है माई फादर डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25. बेटा एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मैरिज के टाइम पे फादर की उसकी कितनी एज थी? 36. मम्मी की कितनी एज थी? 25. एक्चुअली ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये यहाँ तक पैराग्राफ, ये नहीं 1 2 3 4, ये जो 4 पैराग्राफ्स हैं आपके सामने, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. देखो ये भी डेटा आ गया तो ये भी ज़रूरी है. मार्गोट उसकी सिस्टर थी, बड़ी बहन. वो जर्मनी में बोर्न हुई थी 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. जर्मनी से वो लोग कहाँ एमिग्रेट हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गए? 1933 में हॉलैंड में. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. ये भी देखो मंथ भी आ गया. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आशेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. तो ग्रैंडमदर के पास से मार्गोट कब गई? दिसंबर में गई हॉलैंड. और एनी कब गई? फरवरी में.
When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. अब वो ये कॉमिक में बता रही है कि मार्गोट के सामने मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट रख दिया गया. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. तो स्टार्ट कहाँ से किया उसने? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. कब तक रही वहाँ पर? टिल द एज ऑफ 6. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस. ये जो मिसेज क्यूपरस है उसकी हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ पर, और ये बड़ी क्लोज थी अपनी टीचर के साथ. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. तो जब वो अलग अलग हुई तो वो बहुत ज़्यादा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी. दूसरा, अपनी ग्रैंड माँ के भी काफ़ी क्लोज थी ये. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो 1941 का उसका जो बर्थडे था वो उसमें कोई सेलिब्रेट खास नहीं हुआ, बिकॉज हर ग्रैंड मदर वॉज इल एंड शी हैड एन ऑपरेशन. Grandmother died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. किसी को नहीं पता कि मैं आज भी उन्हें कितना मिस करती हूँ. बेटा जो पूरी डायरी है ना, जो पूरी इसकी बुक है, इसमें उसने दिखाया कई बार सपने में आती है उसकी ग्रैंड मदर, और एक उसकी फ्रेंड थी वो भी बहुत सपने में आती थी. कहाँ पर, किस किस जगह पर? जब वो अपने हाइड आउट में थे, जब वो छुपे हुए थे. ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर दी अदर. अब 1942 का जो बर्थडे था, जिसके बाद से ये लोग शिफ्ट हो गए थे एक महीने बाद, तो वहाँ से ये लोग फिर हाइड आउट में शिफ्ट हो गए थे. तो ये जो 1942 वाला बर्थडे था ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि लास्ट ईयर का भी कवर हो गया इसमें. ठीक है, लास्ट ईयर को सेलिब्रेशन किया नहीं था. एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. तो बाकी कैंडल्स के साथ एक कैंडल ग्रैंड माँ के नाम की भी जलाई गई. The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 28 June 1942. जिस डेट पर ये, अब जिसको ये डिस्क्राइब कर रही है. And the solemn dedication of my diary. Dearest Kitty. तो ये कौन सी डेट की एंट्री है? ये भी आपको MCQ के लिए याद करना है. Saturday 28 June 1942. Dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ. अरे डायरी एंट्री के फॉर्मेट पे इस पर मत जाना, हमारा CBSE का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, उसमें टाइम भी आएगा. ठीक है. आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. अब आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, यानी पूरी क्लास जो थी वो सब अपने टक 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 फीट से कर रहे थे, शूज से कर रहे थे. बिकॉज एवरीबडी वॉज टेंस्ड. टेंस्ड क्यों थे? बिकॉज देयर रिजल्ट वॉज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड. ठीक है. Is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वही जो मैंने बताया, रिजल्ट डिक्लेयर होता, कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन यहीं रुकेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब बच्चे आपस में बैट लगा रहे थे. अरे ये पास हो जाएगा, लग गई 2-2 रुपये की बेट. ये फेल हो जाएगा, लग गई 2-2 रुपये की. 2-2 रुपये नहीं, वहाँ की जो करेंसी थी डच की वो. ठीक है, ओके. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us. GN उसकी फ्रेंड है, उसके पीछे 2 लड़के थे, उन पे वो हंस रहे थे. CN and Jax, क्या नाम था उनका? CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने पूरे अपनी सेविंग जो थी वो बेट में लगा दी थी. From morning to night it's you are going to pass. No I am not. Yes you are. No I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. पूरे दिन यही चलता रहा, तू पास हो जाएगा, नहीं तू नहीं होएगा, मैं हो जाऊँगा, नहीं मैं नहीं हूँगा. तो ये चलता रहा. जैसे आप लोग भी करते होगे ना रिजल्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले, क्या क्या कर लिया भाई, कितने चैप्टर कर लिए, इतने सारे कर लिए, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया. और खासकर जो बच्चा बोलता है ना मैंने तो कुछ भी नहीं किया, समझ लो पूरा कोर्स करके बैठा हुआ है वो. ठीक है. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अब वो कहती है कि अगर मेरे से पूछो तो क्लास में इतने सारे डमी हैं, नहीं बिल्कुल स्टूपिड बच्चे हैं, उन्हें तो वहीं बैठना चाहिए क्लास में. अब डमी जो है बेटा यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ किया है, तो लिटरेरी डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए तो मेटाफोर है. लिटरेरी डिवाइस के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा आप चैनल विजिट करोगे, जितनी भी पोइट्री है मैंने उसमें हर पोइट्री के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिटरेरी डिवाइसेस भी लाइन वाइज उसमें मेंशन करी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी आपके कोर्स के लिटरेरी डिवाइसेस हैं. ठीक है. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अगर मुझसे पूछो तो 25% हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनको पास होने का कोई राइट नहीं है. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. अब वो टीचर्स का एक तरीके से मजाक उड़ा रही है. वो कह रही है कि टीचर्स के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, टीचर कब किसको क्या रिजल्ट डिक्लेयर कर दें.
आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब वो उसकी जो गर्लफ्रेंड्स थी, जो उसकी फ्रेंड्स थी गर्ल्स, उनको लेके वो टेंशन में नहीं थी, ना ही कोई फिक्र थी. पता था पास हो जाएंगे सब, विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. देर वॉज ओनली वन सब्जेक्ट इन विच शी वॉज डाउटफुल, दैट वॉज मैथ्स. ठीक है, लाइक सम ऑफ यू और मैनी ऑफ यू. एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. अब वेट के अलावा कोई चारा नहीं था. Until then we keep telling each other not to lose heart. जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ they tried to console each other. I get along pretty well with all my teachers. अब बेटा वो यहाँ से जो एक इंसिडेंट बताने जा रही है वो मेन है इसके अंदर स्टोरी में. There are 9 of them. तो कितने टीचर्स थे उसके टोटल? 9. 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स. उसका जो मैथ्स का टीचर था मिस्टर कीजिंग, जिसको बोल रही है ओल्ड फोगी. ओल्ड फोगी यानी ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ वाला बंदा. ठीक है, पुराने आइडियाज़ वाला बंदा. वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. उसको हमेशा, मिस्टर कीजिंग को हमेशा एनी से कंप्लेन रहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. पहले बहुत दिनों से वार्निंग देते देखते फिर टीचर ने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. क्या होमवर्क था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. उसने एक एसे का होमवर्क दिया. किस पे लिखना था ऐसे? टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स. दैट वाज द ओनली टॉपिक. चैटर बॉक्स यानी बहुत बोलने वाला. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इस पे आप क्या लिखोगे? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड, मैंने सोचा चलो बाद में देखूंगी, लिख दूंगी. आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Jotted down यानी क्विकली उसने फटाफट लिख दिया टाइटल, बैग में डाली और ठीक है शांत हो गई. That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. ऐसे करते करते मैंने सोचा अरे ये ऐसे भी लिखना है होमवर्क करने के बाद. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अब क्या है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है एमलेसली, लिखते चलेगा. कोई टॉपिक ही तो है, लिख दो, क्या हो गया. लेकिन उसको लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर को सही से इस बारे में बताने के लिए. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. वो ऐसा लिखना चाहती थी ऐसे जिसमें पता लगे, जिसको जो प्रूव करे कि टॉकिंग कितना ज़रूरी है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. आई रोड 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. 3 पेज का ऐसे लिख दिया जो मिस्टर कीजिंग ने टॉपिक दिया था. एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. उसने अपने ऐसे में ये आर्ग्यूमेंट लिखा कि बोलना किसी भी स्टूडेंट का राइट है और इसको ट्राई करने के, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश करूँगी, लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं हो सकता. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. उसने अब ये सारा क्या रीज़न क्या दिया कि मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत बोलती हैं तो मैं भी बोलूँगी. ये इनहेरिटेड क्वालिटी है, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता. And that there is not much you can do about inherited traits. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. तो बेटा पहले असाइनमेंट का रिएक्शन क्या था मिस्टर कीजिंग का? He had a good laugh. ये क्वेश्चन भी है एक, ठीक है. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो नेक्स्ट लेक्चर में जब दोबारा से वो बोलने लगी तो सर ने उसको एक दूसरा टॉपिक दे दिया. दूसरा टॉपिक क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा इतना बातूनी जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता. ठीक है, ये दूसरा टॉपिक था. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. उसके बाद 2 पीरियड तक मिस्टर कीजिंग ने कुछ नहीं बोला जब उसने चैटर बॉक्स वाला भी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स वाला भी असाइनमेंट लिख कर दे दिया. ठीक है. हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. अब जो थर्ड लेसन था उसमें उनका अब जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया. टीचर क्या कह रही है तो बोलती रहती है. एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये टॉपिक दे दिया, तीसरा असाइनमेंट. ठीक है, इसका भी नाम याद रखना. द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू. अब टॉपिक सुन के सारे बच्चे हंसने लगे. टॉपिक ही ऐसा था, एनी भी हंसने लगी. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. अब उसकी जो ओरिजिनलिटी थी
ठीक है, वो खत्म हो गई थी बिकॉज ऑलरेडी शी हैड रिटन 2 लॉन्ग एसेज ऑन द टॉपिक. तो अब थर्ड में क्या लिखे वो, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब कुछ अलग करना पड़ेगा, उसने सोचा समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स. अब उसके एक फ्रेंड ने उसको हेल्प करने के लिए बोला कि मैं ये वर्ड्स के अंदर करके आपको दे देता हूँ, यानी पोइट्री में बना दिया पूरा इससे. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब मिस्टर कीजिंग ने उसका जोक बनाने की कोशिश करी, ऐसा टॉपिक दे दिया. उसने कहा कि अब मैं टेबल टर्न कर दूंगी. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck. अब बड़ी जोकिंगली और बड़ी सटायरिकली उसने एक पोएम क्रिएट करी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. क्या हुआ, 3 डकलिंग थे, डक के बच्चे थे, मदर डक और फादर स्वैन. उनकी फैमिली में तीनों बच्चे जो थे वो चै 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 करते रहते, क्वैक क्वैक करते रहते थे, तो उनके फादर ने उनको काट काट के ही मार दिया. ठीक है. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक. अब यहाँ पर जो फादर जो स्वैन है ना, वो किसको मान के चलिए, वो मिस्टर कीजिंग को. मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. ही रेड the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. मिस्टर कीजिंग काफ़ी खुश हुए उसके उस काम से. उन्होंने पोम पूरी क्लास के सामने सुनाई, अपने कमेंट भी दिए और साथ में दूसरी क्लासेस में भी सुनाई. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद उन्होंने उसको बोलने के लिए छूट भी दे दी और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया. On the contrary, मिस्टर कीजिंग always makes jokes these days. उल्टा अब मिस्टर कीजिंग भी खुद जोक करने लगे. Yours Annie. ठीक है बच्चों, ये किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइड अडेप्टेशंस. ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, here are some important questions besides NCERT. Most of the questions in NCERT for this chapter are in long question format. Okay, if you have any doubt you can ask me in the comment section, or if there is any other question except these questions you can ask me those questions too in the comment box. Okay, so let's go with the questions. Why do you think Annie would not like anyone to read her diary? उसे लगता था कि 13-year-old की डायरी कौन पढ़ेगा. दूसरा, Annie seems to be a reserved girl and she didn't want anybody else to know her innermost secret. ठीक है. Why did Annie say she didn't have any friend? देखो बेटा, फ्रेंड्स तो थे but there was no such friend with whom she could share her innermost secret. ऐसे वो कहते हैं कि मेरे 30 फ्रेंड्स हैं, फैमिली भी अच्छी है, मदर फादर हैं, सिस्टर है, बड़ी आंट भी हैं, बट देर वॉज नो बडी विद whom she could share her innermost feelings. Who was Mrs. Cuprous? How was Annie's relationship with her? वो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी मोंटेसरी वाले स्कूल में और रिलेशनशिप बड़े कोर्डियल थे. when they separated with each other, they both of them got emotional and both of them were in tears. Why was Annie's entire class quaking in its boots? Because they were expected, their annual result was expected to be declared, which would decide their future, who was supposed to go to the next level and who was supposed to remain in the same. Why did Annie not want to just ramble on and leave big spaces between the words? अब ramble on and leave big spaces between the words यानी वो बोलती है कि एक ऐसे ही तो लिखना है, कैसे भी लिख दो, उल्टा सीधा लिखते चले जाओ, जगह ही तो भरनी है टॉपिक पर. बट वो चाहती थी कि ये एक ऐसा ऐसे लिखे जिससे कि उसका जो पॉइंट है वो प्रूव हो जाए सर के सामने. ठीक है, मिस्टर कीजिंग के सामने, कि भाई टॉकिंग कितनी नेसेसरी है. एंड शी वाज सक्सेसफुल इन हर अटेम्प्ट बिकॉज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड मिस्टर कीजिंग रिस्पॉन्ड टू एनीज फर्स्ट एसे? अब ये इससे कनेक्टेड है. ठीक है, इसमें उनका रिस्पॉन्ड क्या था? ही हैड अ गुड लाफ एंड थोड़े टाइम के लिए उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, बट नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा बोल दिया. व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड असाइनमेंट? बेटा सेकेंड और थर्ड असाइनमेंट में था क्या? सेकेंड असाइनमेंट क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जिस पे उसने लिख दिया. थर्ड असाइनमेंट क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्टर डक, जो स्वैन था उसका, सेड फादर जो था उसका डकलिंग्स का, वो. ठीक है, अच्छा जी. उसमें किसको अज्यूम करके लिखा उसने? उसके किसको शो किया? उस कैरेक्टर के थ्रू, जो फादर स्वैन था उसके थ्रू किसको किया? मिस्टर कीजिंग को. ठीक है. वाई वॉज एनीज थर्ड असाइनमेंट समथिंग ओरिजिनल? समथिंग ओरिजिनल इसलिए था
क्योंकि उसने एक स्टोरी की फॉर्म में उसको वो एक स्टोरी थी जिसको वर्सेस में यानी पोइट्री के फॉर्म में प्रेजेंट किया, ठीक है। और हेल्प किसने करी थी उसमें? सैनी ने। हाउ डिड एनी टर्न द टेबल ऑन मिस्टर कीजिंग इन द एंड? उसने एक कैरेक्टर के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि आप ये गलत कर रहे हो जो हमें बोलने के लिए मना कर रहे हो। एंड मिस्टर कीजिंग रियलाइज्ड दिस थिंग एंड ही अलाउड हर टू स्पीक। What change came about in Mr. Keating after Annie submitted the third assignment? उसके बाद उन्होंने उसको अलाउ कर दिया बोलने के लिए। इनफैक्ट अब वो उल्टा हो गया, वो खुद भी जोक्स क्रैक करने लगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन। एनी बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई नॉट? अब एनी जो है उसका ये मानना है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये एक सेइंग है बेटा, एनी इसको कोट करती है। वो बताना चाहती है कि पेपर पर आप अपनी कितनी भी फीलिंग्स लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। देयर आर हार्डली एनी पीपल विद हुम यू कैन शेयर योर इनर मोस्ट सीक्रेट्स। एंड पीपल क्या करेंगे, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं, ये भी बात है। कौन ऐसा है जो दूसरे की जो हैप्पीनेस है या सैडनेस है या जो भी फीलिंग्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। Everyone might get bored. Do you agree with this statement? Why not? अब आपको अपना इसमें परसेप्शन डालना है, थोड़ा बहुत स्टोरी से लेकर भी और थोड़ा बहुत आप अपना भी परसेप्शन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप द चैप्टर along with the question answers is clear to you. चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।